नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, स्वस्थ होंगे, घरों में मस्त होंगे, ठीक है। और आपकी तैयारियां भी मस्त चल रही होंगी और तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज लेकर के आया हूं अध्याय 2 दुर्व्यता का अंत और लेक्चर नंबर 6 उसका है। आइए जानते हैं आज क्या पढ़ेंगे। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, ठीक है। शॉक थेरेपी, ये शॉक थेरेपी क्या है, ठीक है ना। शॉक थेरेपी की चर्चा करेंगे और साम्यवादी जो शासन है उसका किस प्रकार से शॉक थेरेपी है वो भी जानेंगे। ओके, और आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि जो दिवाली है बहुत धमाकेदार बनाई होगी, खूब पटाखे फोड़ेंगे, दे धमचीक दे धमचीक दे धमचीक। मुझे तो फोड़े हुए से 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया, 7 8 9 साल हो गए, सॉरी 9 साल से ज़्यादा का समय हो गया। बचपन में त्याग दिया था, अब ऐसी बात नहीं, डरता था, ठीक है, परंतु बस छोड़ दिया कि नहीं यार, क्यों फालतू का पैसे खर्च करें और क्यों सिर्फ 2 मिनट की खुशी के लिए हम इतना सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। पर आप छुटाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, छुड़ाइए, बहुत गजब गजब के आप में बम फोड़ेंगे। परंतु अब थोड़ा सा समय आ चुका है कि हम क्लास 12th में भी हैं, तो अब तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। जो 3-4 दिन जो आपका कंफर्ट जोन वाला टाइम जा रहा है, अरे सो रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहा है, मस्त रहो, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, ठीक है, फिर आप भी पटाखे फोड़ लिए, फिर बाद में पटाखे फोड़ लिए, तो ये वाला जो टाइम था उस टाइम फेस से थोड़ा सा बाहर निकलिए और जी जान लगा कर अब आप मेहनत करें, ठीक है। क्लास 12th है और 12th बेटा बार बार नहीं आती है, एक बार आती है, इसको एक बार मिली है, ये जीवन त्याग दो, समर्पित कर दो। किसको किसको त्यागना है? क्लास 12th को, ठीक है ना, और किसी को मत त्याग देना, क्लास 12th को ही त्यागना, क्लास 12th में किसी के लिए मत त्याग देना, ठीक है ना। तो करियर बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पर खूब मेहनत करो, खूब फोकस करो और उसी मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए अपन लेके आए हैं साम्यवादी शासन का शॉक थेरेपी, ठीक है। अब देखिए, साम्यवादी जो शासन है वो शासन खत्म हो चुका है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी जो शासन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप कह सकते हैं बिल्कुल ढह गया है साम्यवादी शासन, क्योंकि साम्यवादी जो शासन है उसकी पहचान क्या थी? रूस या सोवियत संघ। अब जो सोवियत संघ टूट चुका है और गोर्बेचोव कह रहे हैं कि अब हमें लोकतांत्रिक और पूंजीवादी रास्तों की तरफ जाना होगा, जो बाल्टी के गणराज्य हैं वो पूंजीवादी लोकतंत्र की तरफ जाने लगे हैं, तो क्या हुआ? सोवियत संघ टूट गया। और सोवियत संघ के टूटने का अर्थ है कि साम्यवादी शासन का टूट जाना, ढह जाना। मतलब आप एक ये चीज समझिए कि कितना दुखदायी हुआ होगा ये, जब कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को विकसित करा, कौन सी को? समाजवाद साम्यवाद वाली विचारधारा। उस विचारधारा को रूस में लेनिन लेकर के आए, लेनिन ने उस विचारधारा को लॉन्च करा, आप कह सकते हैं, रूस में। अब वो विचारधारा रूस में लॉन्च हुई, इस प्रकार से सोवियत संघ का गठन हो रहा और फिर जाकर के कम से कम 70 सालों के पूरे 1922 से 91 तक जो सोवियत संघ ने पूरे दुनिया में धूम मचाई है, वो धूम बिल्कुल 1 मिनट में ठंडी हो गई, जब गोर्बेचोव सत्ता पे बैठते हैं और कहते हैं आज से सोवियत संघ खत्म। मतलब पूरा का पूरा साम्राज्य, कुछ वो आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स जो कहा जाता है ना, उस प्रकार का सा लगा, खत्म हो चुका है सब कुछ। तो साम्यवादी शासन, जब सोवियत संघ का विघटन होते साम्यवादी शासन पूरा ढह चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं साम्यवादी शासन के लिए जो प्रतीक है वो रूस था, वो सोवियत संघ था। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ताकत मिल रही थी, सोवियत संघ समाजवाद साम्यवाद का प्रतीक है। अब जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो आप मान के चलो कहीं ना कहीं समाजवाद साम्यवाद की जो विचारधारा है वो भी डाउन आ गई है। अब साम्यवादी शासन बिल्कुल ढह चुका है। अब उस साम्यवादी शासन के बाद क्या होता है वो जानना। साम्यवादी शासन के बाद हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद हम लोग देखते हैं कि पूंजीवादी और लोकतांत्रिक की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, देश बढ़ रहे हैं। दूसरे दुनिया का अंत हो गया, ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, ऐसी बात हम लोगों ने जाना। पर साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, ये शॉक थेरेपी क्या है ये जानिए। शॉक थेरेपी आप क्या समझते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है जब हम शॉक थेरेपी की बात करते हैं? थेरेपी तो आप ऐसा जानते होंगे कि जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो थेरेपी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि कैंसर वाले व्यक्ति की जो थेरेपियाँ होती है, उस प्रकार की थेरेपियाँ। शॉक थेरेपी आप, जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ तो ये बिजली के तार निकाले और किसी को ठीक है ना, इस प्रकार से किसी को शॉक देना, झटके देना, वो शॉक थेरेपी कहलाती है, ठीक है। और वो झटके क्यों दिए जा रहे हैं कि जिस परिस्थिति में आज वो व्यक्ति है उस परिस्थिति से उसका क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। शॉक थेरेपी जनरली किसको दी जाती है? जो
पागल व्यक्ति होते हैं, मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर होते हैं, उनको झटके दे दे उसको हिला दिया जाता है। तो चाहते क्या है कि वो जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति को छोड़ रहे हैं वो सही परिस्थिति में आ जाए। तो शॉक थेरेपी, वो शॉक थेरेपी काफी कष्टदायक होती है, काफी दुख देती है। तो ऐसा तो मजा तो आएगा कि हाँ बिजली के तार के शौक लग रहे हैं और मुझे मजा आ रहा है, अरे 2-3 और भैया प्लीज 2-3 और, ठीक है। वैसे शायद है ना, एक मुझे एक्चुअली याद आ नहीं रहा है कि एक शो आता था, उसमें एक व्यक्ति था, उसको जो करंट लगता था मजा आता था, अरे बहुत मजा है बहुत मजा है, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ऐसे महान ही लोग हैं, ऐसे विरले ही लोग दुनिया में पैदा होते हैं जो करंट आने पर भी उनको मजा आ रहा है, ठीक है। तो शॉक थेरेपी मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कष्टदायक आपका परिवर्तन करवा देना, कष्टदायक आपका परिवर्तन करवा देना। और ये कष्टदायक जो परिवर्तन है, कहां से कहां ये परिवर्तन हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है समाजवाद से किसकी तरफ हो रहा है? पूंजीवाद की तरफ, ठीक है। समाजवाद से किसकी तरफ हो रहा है बच्चों? पूंजीवाद की तरफ। तो समाजवाद से पूंजीवाद और साम्यवाद से लोकतंत्र की तरफ, ये आधा माह आएगा बच्चों, ठीक है। साम्यवाद से लोकतंत्र की तरफ। तो ये कष्टदायक परिवर्तन किया जा रहा है। और ये कष्टदायक परिवर्तन किसके साथ हो रहा है? जो समाजवादी देश थे, जो साम्यवादी शासन वाले देश थे, जो समाजवादी देश थे उनके साथ। उन समाजवादी देशों को कहा गया कि अब आपका समय आ चुका है, आप उचित में आ जाए, आप परिवर्तन आप कर लीजिए। और वो परिवर्तन किस में होना चाहिए? समाजवाद वालों का पूंजीवाद में और साम्यवाद वालों का लोकतंत्र में। ये परिवर्तन की बात यहां पर हुई है। और ये जो परिवर्तन है ये बहुत कष्टदायक, इतने आसानी से नहीं है ये। बिल्कुल देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ऐसा परिवर्तन है जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है कि एक व्यक्ति है, उसको किसी चीज का गलत शौक लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए वो 10 साल से 15 साल से 20 साल से स्मोकिंग वो व्यक्ति कर रहा है। अब आप उसको सडनली आकर बोले स्मोकिंग छोड़ दे, स्मोकिंग छोड़ दे, तो छोड़ पाना थोड़ा सा क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। अब यहां पर छोड़ पाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या होता है कि जैसे कि भाई उस व्यक्ति को बोलो कि हाँ भाई दिन की कितनी सिगरेट पीते हो? बोले दिन की 5 पीता हूं। तो अब उसको एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और उसको बोलो, डॉक्टर उसको बोले देख दृढ़ संकल्प कर ले तू, आज से 5 नहीं 4 ही पीनी, 5 नहीं 4 पी। 4 के लिए मैं मना नहीं करता हूं तुझे, 4 दिन की भी बिंदास होकर के पी। कोई तुझे तेरा घर वाला भी बोले ना तो मुझे बोल देना 4 तो पी। 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक उसको 4 सिगरेट पिलाओ। 4 में वो कंफर्टेबल हो गया। फिर 1-2 महीना डॉक्टर साहब मैं 4 ही पीता हूँ आजकल। बोले अच्छा अब 3 पी बेटा। बोले 3 पी नहीं? बोले पक्की बात, 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम को। ठीक है डॉक्टर साहब 3 ही पीऊंगा। 3 बिंदास होकर भी। फिर बोले 2 पी, फिर 1 पी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जबकि वो धीरे धीरे उस 1 को भी लेफ्ट कर देगा। तो ये जो परिवर्तन मैंने अभी आपको बताया ये बिल्कुल सिंपल परिवर्तन है, ये परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार का ही परिवर्तन करा चाइना ने। चाइना भी समाजवाद साम्यवाद था, ठीक है। और चाइना के जो माओ थे वो माओ समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। पर चाइना ने क्या करा? चाइना ने इस प्रकार का ही परिवर्तन करा जैसे कि सिगरेट छुड़ाने वाले व्यक्ति, तो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इन्होंने भी क्या करा? इन्होंने क्या करा कि हाँ अभी हम समाजवादी हैं, पूर्ण रूप से हम पूंजीवादी नहीं बनेंगे, पूरी तरीके से पूंजीवादी नहीं बन जाएंगे कि ठीक है आज से समाजवाद की सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर दी जाती है और आज से पूर्ण रूप से पूंजीवादी नहीं 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 नहीं। धीरे धीरे ये चीज, पहले क्या करेंगे कि खेती को हम प्राइवेट में डालेंगे, फिर इस चीज को प्राइवेट में डालेंगे, पहले कंपनियों को बुलाएंगे, 3-4 कंपनियों को देखेंगे, मतलब हर चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो ये थोड़ा सा सुखदायी परिवर्तन आप कह सकते हो, सुखदायी परिवर्तन कह सकते हो। दूसरी तरफ परिवर्तन एक आता है कि आपको पता चला ये व्यक्ति सिगरेट पीता है, दिन की 5 सिगरेट पीता है, तो अब आप क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति को ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा रहे हो। अब नशा मुक्ति केंद्र में तो क्या करेंगे? मारेंगे भी, पीटेंगे भी। अब जो व्यक्ति यार दिन की 5 सिगरेट पीता था, अब वो व्यक्ति किस प्रकार से रह पाएगा बताओ? तड़प, भयंकर वाली तड़प उसमें तो आएगी, तेरी तो नहीं 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 नहीं। फिर उसको क्या है, शौक दिए जाएंगे, उसको पीटा जाएगा, उसको दवाइयां दे करके, नींद की दवाई दे करके सुलाया जाएगा। वो कष्टदायक है, वो समस्या देने वाली है। जब आप बिल्कुल पूरा ट्रांजिशन करना चाहते हो वो बहुत बड़ा कष्टदायक होता है। तो यह साम्यवादी शासनों के साथ भी यही हुआ। इनको बिल्कुल समाजवाद और साम्यवाद से बिल्कुल कह दिया गया कि तुम कल से ही पूंजीवाद और लोकतंत्र अपना लो। उनको वो कष्टदायक जो परिवर्तन है, वो कष्टदायक परिवर्तन का सामना करना पड़ा है। बल्कि चाइना ने कष्टदायक परिवर्तन का सामना नहीं करा, परिवर्तन इन्होंने भी करा है, परंतु उन्होंने कष्टदायक नहीं, उन्होंने बिल्कुल जो सुखद परिवर्तन है वो अपनाया। धीरे 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 एक सिगरेट छोड़ने वाला है, ठीक है। और इनका विचार होगा करा वाला आज से 5 सिगरेट पीने बंद कर दो, 1 भी नहीं पियोगे, तो वो थोड़ा सा समस्या देने वाला है।
तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं शॉक थेरेपी की, तो शॉक थेरेपी के बारे में आप क्या लिखेंगे? कष्टदायक जो परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है? जो कष्टदायक चेंज हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, परिवर्तन जो हुए हैं, और ये कष्टदायक क्यों है? क्योंकि एक साथ पूरी व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था को धराशायी कर देना, नष्ट कर देना और कह देना कि पूंजीवादी या लोकतंत्र हम लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमें दो बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो जो टॉपिक की है वो तो है ही कि हाँ भैया, हम जो व्यवस्था है शॉक थेरेपी क्या है, और दूसरा क्या है कि अगर कभी भी हमें किसी की कोई गलत आदत को, गलत चीज, देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दृढ़ संकल्प के साथ सब कुछ हो सकता है। अगर व्यक्ति ये सोच ले कि आज से ये चीज खानी नहीं है, आज से ये चीज पीनी नहीं। काफी बार बहुत से लोग बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है। अब बीमार हो जाते हैं उस समय भी तो लोग छोड़ते हैं ना, लोगों को आता जाता है कि भाई आप ये आज से मत खाना, ऑयली चीजें मत खाना, छोड़ते हैं लोग जीने के लिए, ठीक है ना। तो इंसान का दृढ़ संकल्प जो है ना, जो लेवल है, दृढ़ संकल्प का जो लेवल है वो देखना जरूरी। अगर उसमें इतनी इच्छा शक्ति है कि नहीं मैं कर गुजरूंगा, तो वो कर जाएगा। और उसने नहीं सोच ही रखा, नहीं मुझे तो भाई आज तो 4-5 तो सिगरेट डॉक्टर ने बोले तो पीनी है तो पीऊंगा, ओके। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी कि परिवर्तन आ सकता है, पर परिवर्तन जो स्लोली आते हैं ना वो ज्यादा बेटर होते हैं। आप ये चीज नेचर से सीखिए, प्रकृति से सीखिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया जो है 30 अगस्त तक तो बिल्कुल भयंकर गर्मी पड़ रही थी और सूरज की ताप पसंद नहीं आती थी, और जैसे ही सितंबर आया और 30 सितंबर तक बहुत गर्मी थी और 1 अक्टूबर से बिल्कुल ऐसा ठंडे हो गए, नहीं ना। अभी तक तो ठंड इतनी नहीं लगी। हाँ ठंड है, सुबह शाम की ठंड है, पर इतनी धीरे 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 दिसंबर तक जाते जाते तो यूं हो जाएंगे है ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। फिर जनवरी फरवरी तक हो रही, फिर मार्च में धीरे धीरे धीरे। अब ऐसा तो है नहीं कि अब 28 फरवरी को सर्दी बिल्कुल खत्म और 1 मार्च से बिल्कुल फिर सूरज देवता से धूप बरसाएंगे, नहीं। स्लोली बदलाव आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। तो जहां धीरे धीरे बदलाव हो ना वो ठीक है, जैसा कि चाइना ने करा। हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में किताब में, जो इसी किताब में हम लोग पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर जो साम्यवादी शासन के साथ हुई है वो शॉक थेरेपी हुई है, जहां पर बिल्कुल एक साथ इनको समाजवाद से लोकतंत्र और साम्यवाद से लोकतंत्र और समाजवाद से पूंजीवाद पे लाया जाता। आइए जानते हैं। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर के गुजरे हैं। देखिए सबसे पहले तो मतलब समझिए संक्रमण का। देखिए संक्रमण का मतलब होता क्या है? कम्युनिकेबल है, ट्रांसफर हो रही हो, ठीक है। ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर कैसे हो रहा है? मेरी बात सुनिएगा। जैसे कि मैं आज कहता हूं कि मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, अब मेरे पास में जो व्यक्ति खड़ा मैं खांसता हूं तो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। मेरी जो समस्या है, मेरी बीमारी, वो उसमें ट्रांसफर होगी, तो वो ट्रांसफर, वो संक्रमण कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कष्टप्रद संक्रमण। अब ये कौन सा संक्रमण कर रहा है? मैंने क्या कहा? ट्रांसफर होना। आप लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव का जो वीडियो है अपने चैनल पे वो देखा होगा, सबसे पहला वीडियो वही आया था मेरा, ठीक है, इस चैनल पे, वो आपने देखा होगा। तो उसमें एकल संक्रमणीय पद्धति हम लोग अपना रहे हैं। क्या हो रहा है? वोटों को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे संक्रमण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? सिस्टम ट्रांसफर हो रहा है, व्यवस्थाएं परिवर्तित करी जा रही हैं, व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है। और कौन सी व्यवस्थाओं को किस में बदला जा रहा है? समाजवाद को पूंजीवाद में बदला जा रहा है, समाजवाद को पूंजीवाद में बदला जा रहा है और साम्यवाद को लोकतंत्र में बदला जा रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्थाओं का चेंज आपको देखने को मिला है, व्यवस्थाओं का संक्रमण, व्यवस्थाओं का ट्रांसफर आपको देखने को मिला है। और ये जो ट्रांसफर हुआ है ये कैसा हुआ है बच्चों? कष्टप्रद हुआ है, मतलब काफी दुखदायी है, काफी कष्ट इसको में देखने को मिले हैं। किनका हुआ है? साम्यवाद के पतन के बाद जो पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य, जो पहला सोवियत संघ था, उसके जो गणराज्य हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था, जो समाजवादी सत्तावादी जो व्यवस्था थी, उससे परिवर्तन किसमें करा गया है? लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करा गया है, ट्रांसफर करा गया है, संक्रमण करा गया है। और ये संक्रमण कैसा है? कष्टप्रद है, काफी दुखदायी ये संक्रमण है। ये संक्रमण दुखदायी कैसे है देखते हैं। रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। देखिए कहां का अपनाया गया? रूस में। मध्य एशिया में वो 5 देश थान वाले, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, वो तान वाले 5 मध्य एशिया के गणराज्य। और पूर्वी यूरोप के, जहां पे बाल्टिक देश ही सारे आ रहे हैं,
पूंजीवाद की ओर संक्रमण, पूंजीवाद की तरफ उनको ले जाने के लिए, ठीक है, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ ले जाने के लिए एक खास मॉडल अपनाया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि एक खास तरीका, एक खास प्रकार का सिस्टम इन लोगों के लिए अपनाया गया, जिससे कि वो क्या हो, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जा सके, ठीक है, साम्यवाद से वो लोकतंत्र की तरफ जा सके। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। अब ये बात बहुत अच्छे से समझिए, देखिए मेरी बात, पहले पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये क्या है? क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। इन आर्थिक संगठनों का कब बनाए गए? ये 1944 में बने। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होने की कगार पे था, तो ये बात कही गई कि कब तक दुनिया में इस प्रकार ही चलता रहेगा, कब तक हम तुझसे लड़ेंगे जालिम, ये जो दुखदाई है, ये जो कष्ट है, सारे खत्म होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करा गया कि दो संस्थाएं बनाई गई, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये कहां पर बनी? ये अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां पे इनका जन्म हुआ, मतलब इनको बनाया गया विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों का जो मुख्य काम है वो ये है कि जिन देशों में नुकसान हुआ उन नुकसानों की भरपाई करना, मतलब फिर से वहां पर डेवलपमेंट कराना, कर्जे देना, लोन देना, ये सारे काम करना इनकी एक मुख्य जिम्मेदारी बन गई। और इन दोनों संस्थानों को जुड़वा संतानें कहा जाता है। कहां की? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान है, क्योंकि दोनों का जन्म एक साथ हुआ, ठीक है, और दोनों ने काम करना 1947 से शुरू करा, ठीक है, भारत की आजादी का इंतजार कर रहे थे, हमारा ईयर की हम जब आजाद हो जाएं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जो देशों को क्या है, लोन दे रही हैं, देशों में व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये दोनों संस्थाएं बनाई गई, तो उस समय जो मुख्य दो पावर हैं वो तो अमेरिका और यूएसएसआर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर कहीं ना कहीं इनका जो नेचर रहा है, इनका नेचर कैसा रहा है? इनका खुद का नेचर पूंजीवादी रहा है, इनका खुद का नेचर कैसा रहा है? कैपिटलिस्ट रहा है। आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से दोनों बैंक है, ठीक है, जैसे नाम में लिखा हुआ बैंक, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो कहा गया। आप मुझे एक बात बताइए, बैंक वाले आज क्या चाहते हैं? हाँ, एक नॉर्मल बैंक से आप मैं उदाहरण लेकर के बात करता हूँ। आज एक नॉर्मल बैंक वाले वो क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें पैसा जमा कराए, और सिर्फ पैसा जमा कराने से तो हमें नुकसान ही है भाई। ज्यादा लोग बैंक में पैसा लेकर के आएंगे तो बैंक वालों को क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज दो, मतलब जेब से पैसा जा रहा है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास पैसा लेना है, लोन लेना है। अब जब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देंगे, ठीक है, ज्यादा लोगों को लोन देंगे तो क्या होगा? ये उनसे पैसा कमाएंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे, और इनसे जो इंटरेस्ट लिया वो ज्यादा होगा, और इनको जो इंटरेस्ट दिया वो क्या होगा? कम होगा। और इन दोनों के जो बीच का प्रॉफिट है वही तो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है, वही तो बैंक का फायदे की बात है। तो बैंक क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कर्जा लेना है, पैसा लेना है। अब कर्जा लेने, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हूं, आज मैं जाता हूं, मैं कितना कर्जा लूंगा रे? 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी, 5 लाख, 10 लाख। क्या उनको क्या असर पड़ता है इतने से कर्जा? कर्जा बड़ा कौन लेगा? जिसका विजन बड़ा हो। बड़ी इंडस्ट्री लगाऊंगा, बैंक से को लोन लिया 10 लाख का, और पैसों की जरूरत पड़ी, फिर 50 लाख का लोन, फिर 1 करोड़ का, खूब बड़ा पैसा लेते हैं। खूब बड़ा पैसा ले तो टैक्स भी ये जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा लेंगे। अब ये जो एक बात मुझे बताइए, जो इतना पैसा ले रही है जो कंपनी है, जो व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो ये कौन सी विचारधारा है? ये पूंजीवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? पूंजीवाद विचारधारा। तो कहीं ना कहीं आप एक बैंकों को भी देख सकते हैं, वो भी किसको समर्थक कर रही है? पूंजीवाद विचारधारा को। तो ये जो दोनों जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैंक स्थापित करे गए, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये भी क्या चाहते हैं? पूंजीवाद चाहते हैं। तो इनकी जो प्रकृति है, जो इनका नेचर है, वो कैसा है? पूंजीवादी है। और पूंजीवादी कौन था? अमेरिका। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये दोनों जो संस्था है वो अमेरिका के दबाव में है या अमेरिका की तरफ झुकाव में। स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं इनका अमेरिका की तरफ झुकाव रहा है, और ये चाहते हैं कि ज्यादा क्या हो, हर जगह पूंजीवादी अपनाए, पूंजीवाद को अपनाए। मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का क्या मतलब होता है? कोई किसी प्रकार का व्यापार अवरोधक नहीं लगना चाहिए। व्यापार अवरोधक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज इंडिया है, आज इंडिया को कोई बाहर से सामान मंगवाना है, और इंडिया को लगता है कि नहीं उस देश से काफी सामान आता है, हमें रोक लगाने देनी चाहिए। तो क्या करेगा? या तो आयात शुल्क ज्यादा कर देगा। आयात शुल्क का मतलब ये होता है बच्चों, जब बाहर से कोई सामान आ रहा है तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है, तो टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा देगी तो देश में सामान महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, सामान वापस गया। दूसरा होता है कोटा। कोटा का मतलब विल लिमिट फिक्स कर देना कि हाँ भैया इतना ही, बस इससे ज्यादा नहीं। 100 ही मोबाइल मंगाएंगे, 50 ही ईयरफोन मंगाएंगे, 100 ही हम टी शर्ट्स मंगाएंगे, इस प्रकार का कल्याण लिमिट लगा देना।
ये संगठन ये चाहते हैं कि मुक्त व्यापार हो, किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं, एक कंपनी वहां जाके निवेश करे, उन कंपनी का माल यहाँ पे बिके, ऐसा करे। तो कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी के समर्थक थे। अब जब साम्यवादी जो शासन है वो टूट चुका था, सोवियत संगठन टूट चुका था, विघटन हो चुका था उसका, तो अब उनको परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, अमेरिका ने इनके कंधों पर रख करके बंदूक चलाई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनको बोला गया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इन्होंने क्या करा, उन सभी देशों को खूब लोन बांटा, खूब पैसा बांटा, और सारी की सारी जो सरकारी फर्म थी उन सबको निजी कर दिया, प्राइवेट कर दिया। हम शॉक थेरेपी के जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। अब आपको कितना मजा आ रहा होगा, अरे सर क्या बात कही, कितना पैसा बांटा, मजे मजे हो गए सोवियत संघ वालों के। तो अरे बेवकूफो, बहुत कष्टदायक वो चीज हुई है। सारे के सारे सरकारी फर्म की नीलामियां लग गई, वो बिक चुकी थी। अब पूरी की तरह से तो क्या कर दिया गया, सब कुछ पूंजीवाद। ये समस्या क्यों आ रही है, क्यों? क्योंकि एक साथ संक्रमण हो रहा है, एक साथ ट्रांसफर हो रहा है। चाइना ने जैसा करा कि हम पूरा एक बार साथ ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले धीरे धीरे, पहले इस चीज पे बस 2 कंपनी को बुलाया, 5 को बुलाया। सेज एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र वाली जो पॉलिसियां चाइना ने चलाई, वो बहुत गजब की पॉलिसियां रही हैं, ठीक है ना। तो एक साथ संक्रमण यहां पर हुआ, साम्यवादी शासन हुआ, पर चाइना में नहीं हुआ। तो जो एक साथ जो संक्रमण की जो नीति चलाई, उसको क्या कहा गया, शॉक थेरेपी कहा गया। और हिंदी में अगर इसको कहें तो क्या कहा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, आघात पहुंचाकर उपचार करने वाला, मतलब दर्द दे करके, दुख दे करके उपचार, ट्रीटमेंट करने वाली ये नीति है, ये मॉडल है, ठीक है। और वैसे देखिए कि अगर उपचार जो होते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, वो तो दर्द देकर के ही होता है। हम जो दवाई भी लेते हैं, वो दवाई भी कड़वी होती है, हम फिर भी उस जो कड़वी दवाई होती है उसको लेते हैं, क्योंकि हमें एक उम्मीद रहती है कि हम सही हो जाएंगे। परंतु यहाँ पे इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देना मैं थोड़ा सा गलत समझता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको इतना इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए था कि भाई आप पूरे पूंजीवादी हो जाइए। हाँ, अगर कोई देश इनके पास आगे से जा रहा है, लोन मांग रहा है, तो देना चाहिए, पर इस प्रकार से पूरा स्थिति बना देना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक गलत है, ठीक है। पर फिर भी जो हुआ जैसा हुआ, अपन उस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आघात पहुंचाकर उपचार करना मतलब दुख दे करके आपको क्या करना, सही करना। इस पर एक बार मुझे ऐसा याद आता है, जैसे कि एक व्यक्ति था, तो उसके गाल पे मच्छर बैठा हुआ था, तो उसने दूसरे वाले ने खींच करके मारा। बोले भाई क्यों मारा? अरे बोले भाई तेरे गाल पे मच्छर था, अगर मान ले वो मच्छर तुझे काटता, मलेरिया हो सकता था, डेंगू हो सकता था, तुझे बचाया है तेरे भाई ने, तो मतलब थप्पड़ मार करके, दर्द दे करके मलेरिया से बचाया, ठीक है ना। अब उस थप्पड़ का जितना दर्द 2 दिन 3 दिन तक होगा, मलेरिया की दवाई 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाता, पर थप्पड़ मार करके ठीक करा गया। तो वो आघात पहुंचाकर उपचार करने वाली सी बात, ऐसे उदाहरण आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मजाक के लिए, लिख नहीं सकते कॉपी में, मत लिख दीजिएगा कहीं पर। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। अब जो भूतपूर्व जो दूसरी दुनिया कौन थी? सोवियत संघ। तो उसमें शॉक थेरेपी की गति मतलब स्पीड और गहनता मतलब डेंसिटी कि कितने लेवल तक उसको बदलाव किया गया है, ये अलग अलग हो सकता है। रूस में बहुत तेजी से शॉक थेरेपी अपनाई गई हो, बिल्कुल सब कुछ एक साथ खत्म कर दिया गया हो, काफी फास्ट स्पीड के साथ काफी बड़े लेवल पर बदलाव कर दिए गए हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो सकता है, परंतु सभी की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो एक जैसा था कि सबको पूंजीवादी बनाना है। चरित्र मतलब उनकी जो प्रकृति है, उनका नेचर है कि हाँ नहीं पूंजीवादी बने, लोकतांत्रिक बने, ये बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि वहां पे जिस स्पीड से काम हो, देखो जैसा कि इसका उदाहरण एक ऐसा है, जैसा कि आज आप हो, आप सबका उद्देश्य 12th बोर्ड को टॉप करना है कि हम बोर्ड में टॉप करें, ओके, सबका उद्देश्य, आपका चरित्र, आपकी दिशा सब ये है कि हम बोर्ड में टॉप करें। हाँ, आप किसी के पढ़ने की स्पीड बहुत तेज हो सकती है, कोई 5-5, 6-6 घंटे तक 1 घंटे पढ़ करके 5-6 घंटे कवर कर लेता है, और कोई 2 घंटे में पढ़ करके कवर करता है, कोई 5-5, 6-6 घंटे तक पढ़ता है, कोई 3 घंटे 4 तक पढ़ता है। तो गति गहनता कम या ज्यादा हो सकती है, पर आप सबका भी जो उद्देश्य है वो एक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है कि शॉक थेरेपी की गति और गहनता में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, परंतु दिशा और चरित्र एक जैसे ही थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मोड़ना था। तो क्या फाइनल उद्देश्य या डायरेक्शन क्या था कि हर देश कौन सा, जो भी सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था, उन सभी देशों को क्या करना था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरीके से मोड़ना था, कंप्लीटली मोड़ना था,
ठीक है, बिल्कुल भी समाजवाद साम्यवाद का 0.1% अंश भी नहीं बचना चाहिए, कंप्लीटली क्या हो जाए, पूंजीवादी हो जाए। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। तो सोवियत संघ का जो दौर रहा, जो टाइम रहा, उसने जो संरचना क्रिएट करी समाजवाद साम्यवाद के लिए, जो स्ट्रक्चर बनाए, जैसी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाई, जिस भी प्रकार से उन्होंने काम करा, उनसे पूर्ण रूप से क्या पाना, निजात पाना, या आप कह सकते हो पूर्ण रूप से फ्री हो जाना। मतलब आप ये कह सकते हो कि सोवियत संघ ने जो काम करे, जिस प्रकार से वो देश का शासन चला रहे थे, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाना। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो भी व्यवस्था हो किसके अनुसार हो, पूंजीवादी लोकतांत्रिक के ही अनुसार होनी चाहिए। शॉक थेरेपी का सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। मिल्कियत का मतलब है राज्य, ठीक है, जो देश होगा उसका सबसे प्रभावी जो रूप है वो निजी स्वामित्व होगा। मतलब अगर कोई उद्योग, कोई कारखाना, कुछ भी जो चल रहा है, उसका सबसे जो बढ़िया तरीका है वो निजी स्वामित्व होना चाहिए। तो शॉक थेरेपी की अगर सबसे बड़ी जो मान्यता थी, ये मानने वाली, अगर आप कहेंगे शॉक थेरेपी क्यों लागू करेंगे, तो एक सीधा सा मुख्य उद्देश्य था कि निजी स्वामित्व, हर चीज क्या कर देना चाहिए, प्राइवेट में ला देनी चाहिए, सब कुछ प्राइवेट के अंडर डाल देना चाहिए। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। तो इसके अंतर्गत क्या था, जो राज्य की संपदा है, ठीक है, जितना भी राज्य के पास असेट्स थी आज तक, ये सरकार की कंपनी थी, ये सरकार की इंडस्ट्री थी, ये सरकार की फैक्ट्री है, ये सरकार की जमीन है, सब कुछ, जो भी सरकार की मशीनरी, सब कुछ, उन सभी संपदा का क्या कर देना, निजीकरण कर देना। मतलब क्या हो, वो सब कुछ प्राइवेट वाले ले ले, वो सब कुछ क्या कर ले, प्राइवेट वाले ले ले। अब एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, 1991 में भारत ने भी एलपीजी की पॉलिसी अपनाई है। भारत इससे पहले समाजवाद के रुख पे था कि समाजवाद को उसने ज्यादा अपना रखा है, या भारत व्यापार अवरोधक ज्यादा लगा रखे हैं। भारत ने भी 1991 में जाकर के अपनी अर्थव्यवस्था को निजीकरण में डाला है, उदारीकरण में डाला है, वैश्वीकरण में डाला है, परंतु भारत शॉक थेरेपी में नहीं आएगा ना बाबा ना। भारत की ऐसी नहीं है कि आज आपको क्या रेलवे प्राइवेट नजर आ रही है, क्या सरकारी है, सब कुछ प्राइवेट नहीं करा भारत ने धीरे धीरे अपने हिसाब से चला। भारत ने खुद की पॉलिसियां बनाई, खुद की योजनाएं बनाई और अपने हिसाब से चलाए। वो ना अमेरिका के दबाव में था, ना किसी के भी दबाव में नहीं था, उसने अपने हिसाब से काम करा। ठीक है, ये जो शॉक थेरेपी, ये तो मुख्यतः सोवियत संघ वाले देशों पर लागू हुई है। तो राज्य की जितनी भी संपदा थी उसका निजीकरण कर देना, प्राइवेटाइजेशन कर देना, और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल करी गई है। जो व्यावसायिक, जितना भी जो प्रोफेशनल जितनी भी चीजें थी, जो स्वामित्व था, उसको अपनाने की बात शामिल करी गई, और तुरंत अपना लेना, कि अभी ही अपना लिया जाए। सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की गई। अब सामूहिक फर्म का मतलब क्या है कि अगर उसको कोई एक समूह चला रहा है या सरकार चला रही, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि कार्ल मार्क्स के विचार एक इस प्रकार के विचार थे। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि पूंजीवाद में क्या है कि जो मालिक है ना, वो प्रॉफिट वो कमाता है, और प्रॉफिट कब कमाएगा, जब ज्यादा उत्पादन होगा, और ज्यादा उत्पादन एक्चुअल में करता है मजदूर है, और मजदूर को उसके लिए 8 से 12 घंटे काम करवाता है, उसका शोषण करता है, पर प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है, मालिक लेकर के जा रहा है, जो कि गलत बात है। तो मालिक मजदूर का शोषण कर रहा है। तो इसलिए क्या कहा कार्ल मार्क्स ने कि दो चीजें करो, या तो सब कुछ सरकार कंट्रोल करे तो सरकार सबको बराबर नजर से देखेगी, दूसरा आप सामूहिकीकरण अपनाओ। सामूहिकीकरण का मतलब ये है कि भाई हम 20 लोग हैं, हम 20 लोग मिल जाए, हम 20 उस कंपनी में बराबर का काम करेंगे, मतलब मालिक भी मैं और मजदूर भी मैं। अब सारे के सारे 20 के 20 जन काम करेंगे, कोई भी काम आ रहा है मिलकर जुलकर के सारा काम करेंगे, और जिस दिन प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी बराबर का बांट लेंगे। तो पहले क्या था कि सामूहिक सब कुछ हो रहा था, सामूहिक रूप से चल रहा था। ठीक है, ये बेटा सामूहिक फार्म है, ठीक है, जो मतलब खेतीबाड़ी के लिए है। ठीक है, तो जितने भी ये फार्म थे, जितने भी आप खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बात कर लीजिए, या कोई कंपनी कुछ भी हो, उन सबका क्या कर देगा, निजी फार्म बना देगा, सबके ये प्राइवेट होंगे, और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू करी गई। अब पूंजीवादी पद्धति से मतलब एक एक प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति खेतीबाड़ी अपनी संभालेगा, और जो तकनीकें पूंजीवादी देश अपना रहे हैं उन तकनीकों को वो भी अपनाएगा। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। तो इस संक्रमण में, जो संक्रमण की व्यवस्था थी, इसमें राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त कोई भी तीसरा ऑप्शन लोगों के पास नहीं था, या उसको मंजूरी नहीं करा गया। और देखिए, अब समाजवाद भी ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दुनिया के पास रह गया था, पूंजीवाद। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए।
अब शॉक थेरेपी से क्या हुआ, ये जो अर्थव्यवस्था की जो भारी व्यवस्थाओं के प्रति जो रुझान है वो बुनियादी तौर पर बदल के, मतलब आप क्या देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इनकी अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव आ चुका है। पहले जहां पे रूस में खेती सामूहिक हो रही थी, सरकार के अंतर्गत हो रही थी, अब वही खेती प्राइवेट वाले कर रहे हैं, ठीक है, एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। अर्थव्यवस्था एक्चुअल में है क्या, पहली बात तो आप ये समझिए, इकोनॉमी क्या है। आप लोगों ने क्लास 10th में 3 क्षेत्र पढ़े होंगे बच्चों, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और यार देखो, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी ली है ना, तो शायद आपके पास 11th या 12th में एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरा काफी टाइम हो गया ज्योग्राफी को पढ़े हुए, तो 11th या 12th में है, शायद 12th में है, 99% चांसेस है 12th में है। आपकी जो किताब है आपके ये भारतीय अर्थव्यवस्था वाली किताब, ठीक है, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, इस प्रकार की जो किताब है उसमें आपको पूरे क्षेत्रों का और भी वर्णन दे रखा है। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, तृतीय क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, इनके उत्पादन का जब हम टोटल लगाते हैं, यही तो हमारी क्या कहला रही है, हमारी इकोनॉमी कहला रही है, हमारी अर्थव्यवस्था कहला रही ना, वही हमारी अर्थव्यवस्था कहला रही है। और पहले क्या हो रहा था कि इन तीनों पे कंट्रोल किसका था, सरकार का था, पर अब सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था में क्या है, काफी बदलाव आया, वो बुनियादी तौर पर हर चीज बदल गई। अब माना जाने लगा है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। अब पहले यह था कि नहीं सरकार ज्यादा कंट्रोल करेगी तो देश का विकास होगा, सरकार ज्यादा कंट्रोल करेगी तो देश का ज्यादा विकास होगा। पर अब यह माने जाने लगा है कि व्यापार, अगर दो देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा व्यापार होगा तो ही देश आगे बढ़ सकता है, तो ही विकास किया जा सकता है। देखिए वैसे ये बात सत्य भी है कि व्यापार से ही क्या होता है, हम देशों के बीच में संबंध अच्छे भी होते हैं, और जो वैश्वीकरण है ना, देशों में एकीकरण, जो देश जुड़ते हैं वो भी होता है। ये आप लोग क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वैश्वीकरण। तो व्यापार बहुत जरूरी है। तो और व्यापार में मुक्त व्यापार, मतलब किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी आप इस देश के और आपका ये सामान आप उसमें भेज रहे हो, बेचो, उस देश का यहाँ बिक रहा है, बेचो, खरीदो, कुछ भी करो, वो मुक्त व्यापार होना चाहिए। कोई रोक टोक सरकारों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। आपने बहुत सी बार देखा होगा, जैसे कि एक तो 1995 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था WTO, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व में क्या होना चाहिए, उदार व्यापार होना चाहिए। उदार व्यापार का मतलब यह है कि सभी देश क्या करें, अपने देशों में से व्यापार अवरोधकों को हटा दे। मतलब उस देश में जब किसी दूसरे देश का सामान जा रहा है तो स्वागत करे, आयात शुल्क ना लगाए, कोटा ना लगाए, बिल्कुल सामान बिकने दे। कोई कंपनी जा रही है उसको अलाउड करें, उनके देश की कंपनी दूसरे देशों में आए, उनके देश का सामान दूसरे देशों में आए, कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये उसका मुख्य काम था कि उदार व्यापार करना और मुक्त व्यापार उसको लागू करना। तो 1995 में एक बहुत बड़ा कदम WTO का रहा, ठीक है। और WTO में संस्थापक सदस्यों में से एक भारत भी रहा है, इंडिया भी रहा है, ठीक है। 1 जनवरी को स्थापित किया गया था, 1 जनवरी 1995 को। तो मुक्त व्यापार को अपना करके ही ये मान लिया गया कि अब इसी से विकास हो सकता है और ये जरूरी है, ठीक है। तो WTO के तहत काफी देशों में मुक्त व्यापार की बात होती है, और कभी कभार बायलैटरल रिलेशंस भी होते हैं बच्चों। बायलैटरल का मतलब होता है दो देशों के बीच में, द्विपक्षीय इसको हिंदी में कहा जाता है, द्विपक्षीय संबंध भी बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया श्रीलंका के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया कि हम बिल्कुल फुल कंप्लीट फ्री ट्रेड करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे, 1% भी आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के दो देशों के बीच में भी संबंध बनते रहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई है। अब पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए आपको वित्तीय खुलापन, फाइनेंशियली खुलापन होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, आपका मार्केट बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए। कोई भी आया, कोई अपनी मुद्रा लगा रहा है, अपनी फाइनेंस लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, निवेश कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। ये सब कुछ चीजें बेटा आपकी इकोनॉमिक्स की है, ठीक है। ये जो पढ़ा है ये सब कुछ इकोनॉमिक्स का है। और इकोनॉमिक्स क्या है ना, पॉलिटी का आधार है। अगर आप जीवन में कभी पॉलिटी लेते हैं और आप इको नहीं ले, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं मानता हूं आपको चीजों को कनेक्ट करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। इकोनॉमिक्स बेस है, आप ये मान लीजिए, आप इकोनॉमिक्स साथ में लीजिए, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तो आप पढ़िए साथ में, तो बहुत जरूरी हो जाता है। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्रा एक दूसरे से एक्सचेंज हो सके, जैसे हम आज करते हैं डॉलर की तुलना में, ये हो गया वो हो गया। और मुक्त व्यापार की नीति, और बिल्कुल जो व्यापार है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए एक आप कह सकते हैं शर्तें हैं, आधार हैं।
अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। तो अब इस संक्रमण में क्या हुआ, जो सोवियत खेमों के देशों के बीच, भाई सोवियत संघ के जितने भी देश थे उन देशों के बीच में कोई भी व्यापारिक गठबंधन था, कोई भाई पहले मान लीजिए जैसे कि बाल्टिक देशों ने वियतनाम के साथ कोई गठबंधन कर रखा होगा, रूस ने कोई लाओस के साथ गठबंधन कर रखा होगा, तो जितने भी कोई व्यापार के गठबंधन थे उन सबको समाप्त कर दिया गया कि आज से सोवियत संघ के देशों का कोई अलग से गठबंधन नहीं होगा, वो किसी देश के साथ व्यापारिक गठबंधन है वो सारे खत्म कर दिए गए। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। अब क्या करा गया कि पहले ये सोवियत संघ के जो देश थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब इनको इन एक दूसरे से जुड़ने से रोका गया और दुनिया से जुड़ने की तुलना में उन्होंने क्या करा, पश्चिम के देशों से जोड़ा। ठीक है, पश्चिम के देशों से जोड़ा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पश्चिम की पूरी विचारधारा इधर भी आनी चाहिए, पश्चिम की विचारधारा पूरी फैलनी चाहिए, और पश्चिम की जब पूरी विचारधारा फैलेगी तभी तो क्या होगा कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद का पश्चिम का दबदबा बनेगा। तो पश्चिम से जोड़ने की कोशिश करेगी, पश्चिम के देशों से द्विपक्षीय समझौते करवाए गए हैं उनके कि भाई आप हमारे साथ जुड़े, देखो तो हमारा कितना जीवन भर आप पे एहसान होगा कि हमने आपको टेक्नोलॉजी दी, हमने आपको मुक्त व्यापार सिखाया। ठीक है, तो वो एक विचारधारा को बढ़ावा देने की बात है। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया और पश्चिमी दुनिया में समाहित किया गया। अब धीरे धीरे जो पश्चिमी अर्थतंत्र है, जो इकोसिस्टम आप कह सकते हैं, जो उनकी पूरी पश्चिमी जो व्यवस्था है उनमें समाहित कर लिया गया, मिला लिया गया और पश्चिमी दुनिया में मिला लिया गया। अब कोई दुनिया नहीं थी पश्चिमी और पूर्वी, जो कुछ था वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी था। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसी और संगठनों के सारे इन खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण कर रहे थे। तो क्या हुआ भैया, दो दुनिया थी, पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया, ये टूट गए। तो अब महान कौन हो गए, पूंजीवादी वाले हो गए। तो जो पूंजीवादी देशों के जितने भी नेता थे अब वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखो हम है ना, हम बताएंगे कैसे व्यापार होता है, पूंजीवादी है क्या, मतलब अब ये उनके ऊपर एक तरीके से कह सकते हो कि हर अपनी बात चला रहे हैं, ये ऐसा भी करो, ऐसा करो, ये पूंजीवादी है, ऐसा है, ये इस प्रकार से। तो देशों का विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण कर रहे थे। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए थे, 5, 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट का ऑप्शन है सी, ए और डी। ठीक है, ये 5 है। ओके, अब आज एक ही क्वेश्चन है अपना, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया, पूंजीवादी देशों पर, पूंजीवादी देशों पर। ठीक है, ये आप कट कर दीजिएगा, पानी गलत लिख दिया गया होगा, साम्यवादी देशों पर, मित्र राष्ट्रों पर या धुरी राष्ट्रों पर। ठीक है ना, तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। और आज के लिए अपना इतना ही, ये लेक्चर 6 कंप्लीट होता है। इसके जनरली 2 एक लेक्चर और आएंगे, फिर अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन किताब 2 का चैप्टर 2 करेंगे, फिर दोनों में अपने 2 बराबर हो जाएंगे। ओके, और ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और आप बताइएगा आपको क्या चीज़ बेहतर लगी और कहाँ आपके सुझाव और हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।